ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके थे न्यूक्लियर फिजिक्स में, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बताइए क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास तक, बोलिए। एक्सरे तो हो गया था। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ, न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पता चल रही न्यूक्लियॉन्स, है, मैसेज कर रहे हैं, स्टेट ग्राफ पढ़ लिया था, वेरी गुड। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट की अपने लास्ट क्लास में बात चल रही थी। न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिया था अपन ने, वेरी गुड खुशी, है ना। तो हमने काफी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो एटम का सबसे जो छोटा सा सेंटर सा पार्ट होता है, जहां पर एटम का ऑलमोस्ट सारा ही मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। कैसे डिस्कवर हुए थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में अपन ने डिस्कस नहीं करा था। हाँ, इन्हें किसने डिस्कवर करा था, किन साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करा था, ये जरूर आपको पढ़ना चाहिए बुक से। सो मैंने तो बताया नहीं था, लेकिन क्या पढ़ा है आपने? आपको पता है प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा था, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा था? याद है क्या? यस सर पता है। बताओ, बताइए। प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी, अपने फेमस वो जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उससे, ठीक है। रदरफोर्ड नहीं आंसर। सर रदरफोर्ड ने कही थी प्रोटॉन की, अर्नियस रदरफोर्ड। नहीं, मैं दो नाम देता हूँ, इन दोनों ने दो चीजों की डिस्कवरी करी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। किसने किसकी करी है ये आप ढूंढना, ठीक है। गोल्डस्टीन एंड चैडविक, गोल्डस्टीन एंड चैडविक। सर चैडविक की है न्यूट्रॉन की चैडविक ने। किसकी करी है आप लोग ढूंढना, ठीक है। न्यूट्रॉन हाँ, इन दो साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनकी डिस्कवरी करी थी। अब आप ढूंढ लेना किसने किसकी करी है, ये मैंने आप पे छोड़ा, चलेगा? चैडविक सर, न्यूट्रॉन चैडविक सर। और त्रिलोक बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की जेरर थॉमसन ने करी थी। हाँ, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कैथोड रे में डिस्कवरी हो गई थी और जेरर थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन वर्ड कॉइन करा था, और वहां से अपन बोल सकते हैं जेरर थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, ये अपनी बातें हो गई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। सोना सही कहा, है ना। चलो अब वो आप लोग बाकी और सर्च कर लेना किसने किसको। न्यूक्लियस भी रदरफोर्ड ने। हाँ ठीक है, न्यूक्लियस की रदरफोर्ड ने करी थी। अब हम लोग लास्ट क्लास में आ चुके थे बाइंडिंग एनर्जी के पॉइंट पर। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म, जब न्यूक्लियस बनता है, तो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स थे, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स थे, उन सबका अगर मास निकालो तो वो मास नहीं आ रहा था न्यूक्लियस का, उसका मास कुछ कम आ रहा था, उसका मास कुछ कम था न्यूक्लियस का। तो जो मास की कमी हुई थी इसे हमने कह दिया था मास डिफेक्ट। जो मास का डिक्रीमेंट हुआ था उसे हमने कह दिया था मास डिफेक्ट। तो हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसे हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाता है न्यूक्लियस का कैलकुलेटेड मास, मास कैलकुलेटेड माइनस मास ऑब्जर्व। न्यूक्लियस का जो मास अपन कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस न्यूक्लियस का जो हमको ऑब्जर्व हुआ। कैलकुलेटेड मास का मतलब क्या होगा? न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन से बना है, तो जिन न्यूक्लियॉन से बनाया था इन्हें, उन न्यूक्लियॉन्स का कंबाइंड मास क्या होना चाहिए था? द कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस should be the you can also say it should be the expected mass, कि हमें expected था। अब हमने कुछ पार्टिकल लेके बनाया न्यूक्लियस, तो उन पार्टिकल का मास से जो जुड़ना चाहिए था, हमने z प्रोटॉन लिए और a माइनस z कितने हमने न्यूट्रॉन लिए थे, तो इन्हीं का मास का सम तो होना चाहिए था ना न्यूक्लियस का मास, पर हमें ऐसा मिल नहीं रहा था, हमें उसका मास कुछ कम मिल रहा था। तो जो कमी थी, डिफरेंस जो था, उसे हम बोलते थे मास डिफेक्ट। अच्छा, इस मास डिफेक्ट का हमने फिर कॉज क्या समझाया? हमने बताया कि जब न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियॉन्स अलग-अलग थे, मान लो ये ब्लैक कलर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन से और ये न्यूट्रॉन से, ये सब अलग-अलग है, और ये सब मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं, एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ये सब साथ में आ गए और एक न्यूक्लियस फॉर्म हो गया, ठीक है। सपोज एक न्यूक्लियस बन गया, है ना। तो जब ये न्यूक्लियस बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है सिस्टम में से, बिकॉज़ दिस न्यूक्लियस इज नाउ मोर स्टेबल देन द इंडिविजुअल पार्टिकल अलोन। तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हुई, एंड आइंस्टाइन की फेमस एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो इक्वेशन होती है, उससे हमने समझाया असल में जो मास में डिक्रीमेंट हो रहा था, यही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हमने बताया था कि यहां पर जो एनर्जी बन रही थी, एनर्जी जो रिलीज हो रही थी, वो असल में मास डिफेक्ट एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज बाय द फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन E = mc²। m is mass of the object जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है,
यहाँ डेल्टा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इनटू सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 मीटर पर सेकंड अपन लिख सकते हैं इसे। तो ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि कितनी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म एंड बिकॉज़ दिस एनर्जी इज लिबरेटेड न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन द कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन। अलग-अलग जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे तो सिस्टम स्टेबल नहीं था, लेकिन जब वो मिलकर न्यूक्लियस बना लेते हैं तो सिस्टम स्टेबल हो गया है। मिलकर स्टेबिलिटी क्यों आ गई है? इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। दैट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही क्या होता है, सिस्टम में एनर्जी कम हो गई है, उनकी वजह से पार्टिकल पास में आए और सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो गई है, कुछ मास कम हो गया। चलो ये सब चीजें क्लियर। खुशी बोल रही है कोई डॉट से लॉगिन। ओके बच्चों, जस्ट अ सेकंड खुशी। ओके सो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स थे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन थे, मिलकर जब न्यूक्लियस बनता है सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई, इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो केमिस्ट्री में जैसे आपने शायद सुना होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, लास्ट क्लास में ये कमेंट करा था, बताया था कि व्हेन सिस्टम फॉर्म, जब कोई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपने पढ़ा होगा, जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वैसे यहाँ पर इस बाइंडिंग एनर्जी वाली चीज को आप ऐसा मान सकते हैं, इट इज लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको थोड़ा सा रिलेट करने में आसान हो जाएगा। और ये प्योरली न्यूक्लियर रिएक्शन है, वहां पर एक मोल एटम, एक मोल कंपाउंड बनने की जो एनर्जी थी वो होती थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ एक मोल की बात नहीं करते, एक सिंगल न्यूक्लियस बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी, वो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी। चलो अभी बाइंडिंग एनर्जी को काम की चीज होती है बच्चों, इस पर कई क्वेश्चंस आते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पे अपन क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं कुछ डाटा कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा डाटा देने की, और क्वेश्चन लिखते हैं अपन। लिखिए, given that mass of proton में दे रहा हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड, मैं चाह रहा हूं कि आपको सही मार्क्स दूं, है ना, और आप खुद नहीं लीजिएगा क्योंकि फिर सब बच्चे थोड़ा सा अलग ही लेंगे तो आंसर अलग आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। given that mass of proton is 1.005 जस्ट अ सेकंड, मुझे कुछ गलत लग रहा है, मैं चेक कर लूं। क्या लिखना है सर? एक मिनट रुकिए, मैं आपको मार्क्स दे रहा हूं, जस्ट अ सेकंड। वन पॉइंट 1.008 AMU. Mass of proton is 1.008 AMU. Mass of neutron is 1.009 AMU. ये AMU में इनके masses मैंने दे दिया आपको, ठीक है। Mass of proton is this, mass of neutron is this, and आपको ये भी बता दिया कि 1 AMU is equal to 931.5 mega electron volt energy. 1 AMU is equivalent to this much energy. इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी क्रिएट होती थी ना, ये एनर्जी क्रिएट अगर करें हम बाय 1 AMU ऑफ मास, 1 AMU के मास को अपन एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 930 करेंगे सर क्वेश्चन। मैं फिर से बोल रहा हूं, गिवन दैट मास ऑफ प्रोटॉन ये लिखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये लिखा है, 1 AMU इस इतनी एनर्जी के बराबर है। ये स्टैंडर्ड डाटा है 1 AMU का, ये अपन को क्वेश्चन में कई बार देंगे नहीं, फिर भी अपन को याद होना चाहिए। 1 AMU ऑफ मास व्हेन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। कैलकुलेट
कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C612, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C612, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको। C612 इसकी बाइंडिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। अब इसका मास मुझे देना तो नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इसका मास आपको पता होना चाहिए। इसका मास एग्जैक्टली 12 mu होता है, दे दिया चलो मैंने, है ना। इसका मास मैंने आपको दे दिया 12 mu, ठीक है। इसका न्यूक्लियस का मास है, दिस इज न्यूक्लियर मास, न्यूक्लियस ऑफ C12 का मास आपको मैंने दे दिया 12 mu। कैलकुलेट इट्स बाइंडिंग एनर्जी, करिए ट्राई, कैलकुलेट इट्स बाइंडिंग एनर्जी। You need to calculate binding energy of C612, एक बार ट्राई करिए आप। मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, C12 का खुद का मास दिया है, एक केमिकल को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, भी दिया है। चलिए मेरे पास आंसर भी आ रहा है, लोग वेरी गुड। कैलकुलेट करते हैं हम भी। सबसे पहले हमको इसका देखना पड़ेगा कि मास क्या है, इट इज 12 mu। होना कितना चाहिए था ये चेक करना पड़ेगा। होना मतलब कैलकुलेटेड मास क्या होना चाहिए था। अगर C612 को देखें तो उसमें बेसिकली 6 प्रोटॉन्स होंगे एंड 12 - 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, सो इट शुड कंटेन 6 प्रोटॉन, तो 6 into मास ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज 1.008 mu ये आपको, और उसमें 6 ही न्यूट्रॉन है तो 6 into 1.009 ये इसका टोटल मास होना चाहिए था। दिस शुड बी कैलकुलेटेड मास या एक्सपेक्टेड मास, बिकॉज़ कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो 6 into प्रोटॉन का मास, इसी में 6 न्यूट्रॉन है, हमें दिख रहा है कि इसका डिफरेंस 6 आएगा तो 6 न्यूट्रॉन है तो 6 into न्यूट्रॉन का मास, ये इसका मास होना चाहिए था। पर है कितना है ना, तो होना क्या चाहिए था इतना। जरा कैलकुलेटेड मास कितना आना चाहिए वो निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 ये 12 हो जाएंगे, 8 into 6 48, और इधर कितना आएगा 9 into 6 54, ऐड अप कर दो कितना आएगा 4 8 12 102, तो 12.0102 ये आ जाएगा कैलकुलेटेड मास। ठीक है, नहीं एक जीरो ज्यादा लगा दिया यहाँ पे मैंने, 12.102 ये मास आ जाएगा। यस सर, ओके, तो इतना कैलकुलेटेड मास आ गया। अच्छा ये सब एएमयू में थे तो हमारा मास भी एएमयू में आ रहा होगा, तो है ना। ये हो गया कार्बन का 12 का कैलकुलेटेड मास। इतना होना चाहिए था, पर है कितना 12 एमयू, है कितना 12 एमयू। डेफिनेटली कुछ मास डिफेक्ट है ना, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, हो जाएगा कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, डिफरेंस लो तो 0.102 एमयू। यस सर, अब कुछ मास डिफेक्ट हुआ, इसका मतलब इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। बाइंडिंग एनर्जी पूछिए हमसे, वो निकालते हैं अपन। बाइंडिंग एनर्जी इट शुड बी एनर्जी रिलीज, तो उसको निकाल सकते हैं। जो भी मास डिफेक्ट है ये एमयू में है, एक एमयू से इतनी एनर्जी बनती है तो इतने एमयू से कितनी एनर्जी बनेगी, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 931.5 का। हमें क्वेश्चन में उन्होंने आसान करके नहीं दिया था, एक हमें मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना नहीं पड़ा,
क्योंकि उन्होंने बता दिया कि 1 AMU इज दिस मच ऑफ एनर्जी, तो मुझे AMU का मास पता है तो सिंपली उसको इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा 931.5 के फैक्टर से, सो आई विल गेट एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ में आया मैंने क्या करा? यस सर। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक है? चलो तो मेरे पास आंसर आया लोग का 5 पॉइंट समथिंग कुछ। त्रिलोक ये सही करा है क्या आपने? कैलकुलेशन इससे आगे त्रिलोक का आंसर लिखा है 95 समथिंग कुछ। ओके त्रिलोक 95.01 मैं लिख देता हूं, 95.01 आगे क्या लिखा है 30। देखो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसमें बच्चों को कई बार कैलकुलेशन लेंथी लगती है। अभी तो है ना सिंपल नंबर दिए, पॉइंट के 3 ही डिजिट दिए, पॉइंट के 4 डिजिट तक भी मासेस होते हैं। वहां बच्चों को लगता है कहाँ इतना डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चे थोड़ा एवरेज करने लगते हैं, है ना? तो फिर वहां बहुत गलतियां होती है। और ऐसे क्वेश्चन इंटीजर नंबर में आ गए हैं, वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में आ गए हैं। अब वहां तो तुमने 2-3 डिजिट इधर उधर करे, एक आध डिजिट इधर उधर करा तो पूरा ना क्वेश्चन गया। तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना होती है इन क्वेश्चंस में। आजकल मेंस एग्जाम में कैलकुलेशन भी करवाते हैं बच्चों से अच्छे से, है ना? तो आप लोग आजकल के पहले से कराते हैं, पर बच्चे आजकल के ज्यादा कैलकुलेटर वाले वैसे हो गए हैं। हम जैसे हमको याद है कि हम कैलकुलेटर बहुत कम यूज करते थे, पर आजकल बच्चे जरा से मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के यूज करने लगते हैं, तो इसकी वजह से एग्जाम में उनको दिक्कत आती है। तो आप लोग प्लीज कभी कैलकुलेटर यूज मत करिए, आप हमेशा कैलकुलेशन अपने मैनुअल मेथड से करिए, कॉपी पे लिख के करिए, टेबल से याद रखिए, फिर आपके क्वेश्चन ऐसे सब सही होंगे। समझे? यस सर। हाँ ओके, सो ये अपन ने एक क्वेश्चन देखा जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पूछ ली। ऐसे और क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? तो अपन करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं मैं। अभी अपन ने पढ़ा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे जो भी सिस्टम का मास कमी हुई थी वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ। ऐसे ही कॉन्सेप्ट हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज का। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज का पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में आपने रिएक्शंस पढ़ी है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन भी रिएक्शन ही है, बस यहाँ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, कुछ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक कोई सही इक्वेशन लिखते हैं अपन। हाँ, सन के अंदर कन्वर्जन चल रहा होता है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम में और ड्यूटेरियम का हीलियम में। जैसे ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, दो ड्यूटेरियम के एटम्स मिलकर एक हीलियम, दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं। ऐसे सन में प्रोसेस चलती है, ठीक है? तो मेरे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है, ये सन के अंदर ही रिएक्शन हो रही है, ठीक है? अब इस तरह की जो रिएक्शंस है जो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में भी एनर्जी या तो रिलीज हो सकती है, अब्सॉर्ब हो सकती है। एनर्जी रिलीज ही हो रही होगी अगर वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है। अब्सॉर्ब होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप तो हो नहीं सकती। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन सारी स्पॉन्टेनियस अपने आप होती है, वो सब में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो यहाँ एनर्जी रिलीज होती है उसको अपन बोलते हैं रिएक्शन की क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू का मतलब क्या है? क्यू वैल्यू इज द एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। दिस इज एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन। तो जैसा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी है, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन भी होती है। न्यूक्लियस कंबाइंड होकर दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। एक न्यूक्लियस पे कोई पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दो तो वो न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन हम देखेंगे कई। तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कुछ एनर्जी रिलीज हो सकती है। यहाँ हम उसको नाम देते हैं क्यू वैल्यू। यहाँ उसका नाम क्यू वैल्यू है। केमिस्ट्री में आप उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हो, वहां वो एक मोल की बातें करते हैं। यहाँ हम न्यूक्लियर रिएक्शन में सिंगल न्यूक्लियन की बात, सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम न्यूक्लियस और एक ड्यूटेरियम न्यूक्लियस मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियस बना रहा है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। सिंगल न्यूक्लियस की रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज है उसे बोलते हैं क्यू वैल्यू। समझ में आ रहा है क्यू वैल्यू क्या होती है? यस। अच्छा, जयेंद्र मेरे से पूछ रहा है क्वेश्चन है प्रीवियस जो बाइंडिंग एनर्जी था उसमें c स्क्वायर मल्टीप्लाई करने का। जयेंद्र वो कर चुके हैं अपन। आप ये फैक्टर जो देख रहे हो ना, 1 mu इक्वल टू इतनी एनर्जी, ये फैक्टर मल्टीप्लाई करके तो आया है।
ये फैक्टर बेसिकली इस इक्वेशन से अपन ने फैक्टर बनाया। 1 केजी का मास अगर आप बाइंडिंग एनर्जी उससे एनर्जी निकालना चाहते हो तो उसमें c को मल्टीप्लाई कर दो। 1 केजी को अगर तुम्हें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, पर 1 mu के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो इतनी एनर्जी बनेगी। ये फैक्टर ये कन्वर्जन करके आ चुका है। c को मल्टीप्लाई कर के जो एक्सप्रेशन जो हमें कन्वर्जन फैक्टर मिला वो ये है। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पर mu में मास दिए होते हैं ना, तो आपको सीधा ये नंबर मल्टीप्लाई करना है। mu का मास इनटू दिस नंबर इज गोइंग टू गिव यू एनर्जी, क्योंकि हमने c को मल्टीप्लाई करके बना लिया है। समझे? ओके चलेंगे, फिर आगे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे क्यू वैल्यू की, तो क्यू वैल्यू होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। अब ये कैसे निकालें? तो जैसा आपने पढ़ा ना यहाँ पे कि मास कुछ कम हो जाता है जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस बनता है, वैसे यहाँ भी अगर सिस्टम में एनर्जी रिलीज हो रही है तो मास ही कम हुआ होगा। यहाँ भी मास ही कम हुआ होगा। यहाँ जो क्यू वैल्यू है ना, वो असल में कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट इन रिएक्शन इनटू मास डिफेक्ट अगर केजी में निकाल रहे हैं तो c स्क्वायर कर देंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे मास डिफेक्ट ऑफ रिएक्शन, मास डिफेक्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में जो भी मास डिफेक्ट हुआ इनटू c स्क्वायर। ये मास डिफेक्ट अगर आप केजी में निकाल रहे हो तो c के एसआई में वैल्यू डाल देना तो कन्वर्जन कर लेना। लेकिन अगर मास डिफेक्ट आपने mu में निकाला है, लिख देता हूं वो भी नीचे, मास डिफेक्ट इन mu, एटॉमिक मास यूनिट में जो मास डिफेक्ट निकाला है अगर वो निकाला है तो इनटू फिर फैक्टर अपना ये आ जाएगा 931.5। इससे आपको एनर्जी मिलती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा मतलब क्या होता है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻19 जूल। तो ये लिखा हुआ है मेगा मतलब 10⁻6 into 1.6 10⁻19 जूल्स। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको बाद में जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मास डिफेक्ट mu में निकल जाए तो उससे फिर ये इक्वेशन लगा के आप एनर्जी रिलीज कितनी होगी क्यू वैल्यू को निकाल सकते हो। अब मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, फिर से मास डिफेक्ट समझ लेते हैं। मास डिफेक्ट होता है मास कितना कम हुआ रिएक्शन में, तो वो होगा कि कितने हमारे जो पार्टिकल रिएक्शन कर रहे हैं रिएक्टेंट्स उनका मास क्या था माइनस प्रोडक्ट का मास। मैं यहां साइड में लिख देता हूं मास डिफेक्ट कैसे निकालना है आपको। रिएक्शन का मास डिफेक्ट वो होगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। सो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स है इनका टोटल मास क्या है माइनस प्रोडक्ट का मास विल गिव यू मास डिफेक्ट। और एक बार मास डिफेक्ट आ गया अगर वो mu में है तो उसको आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी इस तरह से। चलो लॉजिक समझ में आया? व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये समझ में आया? यस सर। ओके, और न्यूक्लियर रिएक्शंस को भी हम उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी हम एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी के लिए भी मास डिफेक्ट निकालना होता है और फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्यू वैल्यू निकालने का क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा, मास डिफेक्ट निकालो पहले कितना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात चली है तो एक छोटी सी बात और बता देता हूं। न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की भी होती है जो अपने आप ही दूसरे में टूट जाते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है ये सब, केमिस्ट्री में रेडियोएक्टिविटी वगैरह तो पता होगा आपको कि अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके ऐसे डीकेज होते हैं, पढ़ा है ना? अल्फा डीके बीटा डीके गामा डीके इस तरह से पढ़ा है आपने? यस, बच्चे बोल रहे हैं यस। तो वो जो सारे डीके प्रोसेस होती है सब में क्यू वैल्यू भी लिख सकते हो आप अगर आपको मासेस पता हो। वही जो पहला जो पार्टिकल था जो रिएक्टेंट था उसका मास पता हो, प्रोडक्ट का मास पता हो, वहां पे भी क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस आपको पता है ऑलरेडी, केमिस्ट्री में पढ़ लिया क्योंकि है ना, तो कई सारी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, एक स्पेशल तरीका भी होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने का। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें ऐसा लिख देते हैं x कोई न्यूक्लियस है जिससे पार्टिकल A की बम्बार्डमेंट करी, उससे Y न्यूक्लियस बना और पार्टिकल B बना। इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन देते हैं। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम शॉर्ट हैंड में भी लिखते हैं x A, B Y। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिखते हैं। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को शॉर्ट हैंड में इस तरह से लिखते हैं। शॉर्ट हैंड ये एक तरीका होता है न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने का, इसका स्टैंडर्ड नाम भी होता है। केमिस्ट्री में आई थिंक पढ़ाते हैं, फिजिक्स में जरूरत है उस नाम को याद रखने की। सो व्हेन x nuclei is bombarded with a particle A, it will give you Y particle and it will give you B particle and Y nuclei. This nuclear reaction उसको इस तरह से लिख सकते हो। समझ में आया?
दिस इज अ शॉर्ट हैंड मेथड टू राइट न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन है तो उसे ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए, हाँ, फिर न्यूक्लियर रिएक्शन को भी बैलेंस होना चाहिए। केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शन बैलेंस होती है वैसे यहाँ पर भी रिएक्शन बैलेंस होगी। यहाँ पर क्या बैलेंस होगा? यहाँ पे बैलेंस होगा एटॉमिक नंबर। और y क्या है? y न्यूक्लियर बेटा, मैंने क्या एग्जांपल दिया? x कोई न्यूक्लियर था, उससे पार्टिकल एक गिरा, बम्बार्ड हुआ, उससे क्या हुआ? y न्यूक्लियर बन गया और पार्टिकल b बना। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये होता है। मतलब ऐसा लिखा देखो, उसका मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। समझे? यस सर। तो नोट करना पड़ेगा। हाँ, नोट करना है। हाँ, तो नोट करना है। चलो, अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात चल रही है तो एक चीज और बता देते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस भी आप बैलेंस करोगे। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं आप, न्यूक्लियर रिएक्शन भी बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए इसका मतलब क्या है भाई? जितना यहाँ पे चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे उतना राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, बिकॉज़ चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज कंजर्व होना चाहिए, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजर्व होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ एक प्रोटॉन है, तो इधर टोटल 2 प्रोटॉन थे। हीलियम के न्यूक्लियस में भी 2 प्रोटॉन होते हैं। ऐसे आप मास नंबर का कन्वर्जन भी देखोगे, 2 और 2 4। मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर आर कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व होंगे, एज वेल एज यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर भी कंजर्व होती है। स्पिन, न्यूक्लियसेस भी स्पिन रखते हैं, उनकी भी प्लस माइनस अब स्पिन होती है, तो न्यूक्लियसेस की स्पिन क्वांटम नंबर भी कंजर्व होती है। ठीक है, चलो, तो वो वाली बात अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, न्यूक्लियर स्पिन्स के बारे में। ये भी कंजर्व होती है, आप ये याद रखो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या-क्या कंजर्व होता है? एटॉमिक नंबर्स, मास नंबर, स्पिन। क्लियर? यस सर। ओके सर x क्या है? x फिर से सुन लो मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो अच्छे से। मैंने बोला कि सपोज x कोई न्यूक्लियाई है। क्या बोला मैंने? x कोई न्यूक्लियाई है। x कोई न्यूक्लियाई है मतलब कि x हीलियम, कार्बन, लेड, यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, कोई भी एक न्यूक्लियाई है। उस पे ना कोई a पार्टिकल है, लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, गामा पार्टिकल, कोई पार्टिकल है, उसकी बम्बार्डमेंट करे, न्यूक्लियस पे आके वो गिरा। ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर। ना, इससे बना वाई न्यूक्लियस। इससे क्या हो गया? वाई न्यूक्लियस बन गया, साथ में बी पार्टिकल बना। बी अगेन हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई पार्टिकल है। ठीक है, और वाई कोई न्यूक्लियाई है। सारे एग्जांपल न्यूक्लियस के सोच सकते हो। तो ऐसी रिएक्शंस हो रही हो अगर, उसका लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका ये होता है। समझे? दिस इज यस सर। और उसको शॉर्ट हैंड में ऐसा लिखते हैं। चलो, इज इट क्लियर? अब 100% क्लियर? क्या ये 100% क्लियर है? यस सर। ओके, तो हमने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बातें करी। चलो मैं हटा रहा हूँ, इस पे अब क्वेश्चन देख लीजिए और, है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। कुछ डाटा आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, तो ये डाटा मैं यही रहने देता हूँ, है ना? यही डाटा अपन यूज करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। Just a second, लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट, कैलकुलेट, मैं देख के लिख रहा हूँ, आप लिखिए। कैलकुलेट Q value of this nuclear reaction. Q value of this nuclear क्या reaction. सर? रिपीट करेंगे? Q value of this nuclear reaction. Calculate Q value of this nuclear reaction.
इन सबके मास दिए हुए आपको। इस रिएक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और मासेस आपको दे रहा हूं मैं। लिखिए, दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, these are the masses of the nuclei involved, जो nuclei है उनके masses दिए हुए हैं। find q value of the reaction, करिए, find q value of the reaction। यस त्रिलोक बिल्कुल सही, सीएम लिखा है मैंने क्वेश्चन में, ठीक है, दिस इज सीएम। करिए, और मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको डाटा में देख के लिख पाऊंगा, इनके डाटा थोड़ी याद रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखा है, क्वेश्चन प्रवीण के आंसर पे आ गया, वेरी गुड प्रवीण। इस क्वेश्चन में आपसे मैंने सीएम का मास दिया है, आपको पीयू का मास दिया है और पीएम का मास दिया है, इन सब के आपको मास गिवन है, और क्या पूछ लिया था, रिएक्शन की क्यू वैल्यू, क्या पूछ लिया था, रिएक्शन की क्यू वैल्यू। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, रिएक्शन की क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशंस करना थी बस, कैसे करते हैं रिएक्शन की क्यू वैल्यू की कैलकुलेशंस। क्यू वैल्यू should be mass defect, पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट होगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास कितना है दिया हुआ क्वेश्चन में 248.07220,
उसमें से माइनस करेंगे अपन इन दोनों के मान 244.064100 माइनस हीलियम का मास व्हिच इज 4.002603 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि mu में दिए है तो 931.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी मिल जाएगी। इस तरह से हम इसकी Q वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपका काम है कि ये डिफरेंस लो उसका ये मल्टीप्लिकेशन करो यू विल गेट Q। त्रिलोक का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। आस्था के भी आ रहा है, वेरी गुड। तो मेरे पास क्या आंसर है मैं बता देता हूं, कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा। तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है टोटल 5.136 आ रहा है सॉल्व करके 5.136 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके आंसर थोड़े से अलग आए बच्चों। त्रिलोक आस्था का सही आया आंसर, आस्था का काफी क्लोज है 1390 लिखा आस्था ने, मेरा 136 है मेरे पास आंसर, तो काफी क्लोज आस्था का आंसर है। बाकी बच्चों प्लीज चेक कर लो आपका आंसर। मेरे पास लिखा हुआ जो आंसर उसमें हो सकता है स्लाइड गलती हो क्योंकि बुक में मैंने देखा उन्होंने 0.5 नहीं लिया था यहाँ पे, यहाँ 0.5 होना चाहिए था। बुक में 931 लेके करा है इसलिए उनका आंसर थोड़ा कम हो सकता है। अगर 5.13 सही है सर, सही है, सही है, यस सर एकदम सही है। आगे डिजिट सर क्या है? अलग आ रहा है, आस्था का 9 आ रहा है, खुशी का 4.18 आ रहा है। नहीं इसका आ रहा है सर 5.136 ठीक है, मतलब देख लो। यस सर यही है सर। 5.13 तक तो सब अपन एग्री कर रहे हैं, ये आना चाहिए। बाकी जिनका बहुत बड़ा आ रहा है इससे 97 दिख रहा है त्रिलोक का, तो गलत है बेटा। ठीक है प्रवीण, आपका भी काफी ऑफ आंसर है, काफी इससे काफी दूर है आंसर। तो क्यू वैल्यू सर इन लोगों ने पॉइंट सर नहीं किया उनसे माइनस सर, पॉइंट ये 0.4 वाला माइनस भूल गए होंगे लगता है ना त्रिलोक, शायद वो भूल गए हो आप। चलिए तो बहुत ही आसान है ना क्यू वैल्यू का क्वेश्चन ये। यस सर। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो देखो एक ही सिंपल सा क्वेश्चन करा अपन ने, बस इसके जैसा एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मैंने। क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए एक बार। ये एएमयू में मासेस है दोनों। क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए एक बार। त्रिलोक का आंसर भी आ गया, वेरी गुड त्रिलोक, बहुत ही बढ़िया। फाइंड ए एंड जेड। सबसे पहले ए और जेड बताओ, ए और जेड क्या ये बताओ। आपको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने न्यूक्लियर रिएक्शन। 94। हाँ, जेड क्या आएगा? 94। 90 आएगा। यस सर, यस सर, यस सर। 90 आना चाहिए, ठीक है। जेड आना चाहिए 90। तो रिएक्शन को बैलेंस करके देखा अपन ने, तो जेड आना चाहिए 90। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर बैलेंस होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। यहाँ 92, यहाँ 2, तो यहाँ 90 होना चाहिए, तभी दोनों तरफ बैलेंसिंग होगी। ऐसे मास नंबर भी बैलेंस होना चाहिए, तो आप 8 ढूंढ सकते हो आसानी से। ये कितना समझ में आ रहा है भाई? इसमें 4 ऐड कर दो तो 232 होना चाहिए, ठीक है। ये आ गए दोनों के ए और जेड की वैल्यू। अब हमसे यस क्या, सर। एनर्जी ऑफ 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इन द रिएक्शन। रिएक्शन में एनर्जी रिलीज दे दी आपको आपके पास। कैलकुलेट मास ऑफ एक्स, एक्स का मास पता करना है। एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन दी हुई है, मास ऑफ एक्स निकालना है। कैसे निकाले बोलो सर m of x minus m of y minus m of helium equal into 931.5 equal to q। ठीक है, देखते हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, एक बच्चा बोल रहा है कि हाँ एटॉमिक नंबर बैलेंस नहीं है। हाँ मेरे को भी ऐसा दिख रहा है।
मैं चेक कर लेता हूँ मेरे लिखने में गलती तो नहीं कर दी। हाँ मैंने लिखने में गलती कर दी थी बच्चों, अरे 96 था, मेरी लिखने में गलती हुई थी, सॉरी। वो ये 96 था, तो नंबर बैलेंस नहीं था। गुड जयेंद्र, गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड, है ना, इट वाज माय मिस्टेक, 96 लिखा नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी बताया इसको कैसे करना है, हमको इसमें क्यू वैल्यू दी है, तो क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला होता था ना, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इनटू mu में मास है, तो 931.5 कर देंगे, वैसे लिखते अपने आप मास ऑफ x मिल जाएगा हमको, है ना। क्यू वैल्यू क्या दी हमको, 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, ये होना चाहिए मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y, y का मास दिया हुआ है 228.03 minus mass of helium which is 4.003 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस तो 931.5 से डिवाइड कर लो तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, मास ऑफ x शुड बी इक्वल टू 228.03, इसको उधर ले गया मैं, 4 को भी उधर ले गया, 4.003 को प्लस यहाँ पे 5.3 लिखा हुआ था, डिवाइड बाय आ जाएगा 931.5, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट मास ऑफ x, ठीक है। सो क्या आ रहा है बच्चों, त्रिलोक का आंसर आ गया मेरे पास एक कुछ, त्रिलोक ने जो लिखा है मैं लिख देता हूं, बाकी बच्चे चेक करो त्रिलोक ने सही लिखा है क्या। त्रिलोक ने लिखा है 232 पॉइंट, त्रिलोक खुद बोल रहा है गलत है, चलो प्रवीण का लिख देते, 232.0386 प्रवीण ने बताया, चेक कर लो बाकी बच्चे, प्रवीण का सही है क्या, चेक करिए। 232.0386 खुशी का आंसर आया 0386, अच्छा और आगे एक्यूरेसी से दिया, प्रिसीजन से दिया, ठीक है, ये ठीक है, फिर मतलब आपका आंसर भी मैच कर रहा है खुशी, तो फिर ठीक है आंसर ये, ठीक है। तो अपन एक और क्यू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखा, तो अब ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे क्यू वैल्यू वगैरह वाले, यस सर, ओके बच्चों, ठीक है। तो अपन एक कॉन्सेप्ट अपना क्यू वैल्यू का कंप्लीट हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। तो खूब क्वेश्चन मिलते हैं देखो इस पे, और अभी तो मैंने आसानी दिए क्वेश्चन, वो लोग क्या करते हैं अभी अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि यहाँ जो हीलियम प्रोड्यूस होता है ना, उस ये रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन अल्फा डीके की रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से समझे तो देखो एक न्यूक्लियस में से दूसरा न्यूक्लियस बन गया और अल्फा पार्टिकल निकला, दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्फा डीके। तो अपन जब आगे अल्फा डीके पढ़ेंगे तो देखेंगे इसकी एनर्जी क्या होती है, क्यू वैल्यू का कितना हिस्सा ले जाता है, वो सब देखेंगे अपन बाद में, है ना। चलो अभी एक छोटा पॉइंट और बचा था अपना न्यूक्लियर स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वो कंप्लीट करते, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसी भी न्यूक्लियस के बनते समय कुछ एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स से, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जो बड़े बड़े न्यूक्लियस होंगे जिसमें न्यूक्लियॉन्स का नंबर ज्यादा है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ही ज्यादा है। सही बात है क्या, बताइए, है ना। तो अगर कोई सोचे कि बाइंडिंग एनर्जी इज अ मेजर ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, सो दिस इज रॉन्ग। बाइंडिंग एनर्जी से न्यूक्लियर स्टेबिलिटी नहीं जज कर पाएंगे, पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन की वजह से कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, इससे हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जज कर सकते हैं। सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जज करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी, तो इस बी लिखा हो शॉर्ट में, बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो B by A, this measures nuclear stability, this is equivalent to nuclear stability,
न्यूक्लियस जब बना, बहुत सारे न्यूक्लियॉन से हो सकता है ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई हो, पर हर एक न्यूक्लियॉन की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो अगर ज्यादा है तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, पर न्यूक्लियॉन अगर कम एनर्जी रिलीज हो रही है तो कम स्टेबिलिटी है, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी। सो दिस इज अ गुड मेजर, अ परफेक्ट और गुड मेजर टू मेजर स्टेबिलिटी। इससे स्टेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हमने जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई थे ना, उसके लिए फिर हमने क्या करा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाली, उसका फिर ग्राफ बनाया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाली, उसका ग्राफ बनाया हमने, Be/A ये निकाला, उसका ग्राफ बनाया। सो जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरह का आया हमारे पास, कुछ इस तरह का ग्राफ आया। ये ग्राफ हमें एक जगह पे पीक मिला इसका 56 पे, यहाँ पे एलिमेंट होता था आयरन Fe2656, कुछ जगह पे यहाँ पे निकल का एक आइसोटोप भी दिखाते हैं, वो भी होता है, ठीक है, उसको वो भी सही है, गलत नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेशन से फर्क पड़ जाती है अगर हम टोटल जो क्या कहते हैं जितने सारे आइसोटोप से सबको मिलाकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकाले कि ये किसी सिंगल आइसोटोप की, उससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो कुछ जगह पे आपको हो सकता है केमिस्ट्री में निकल का कुछ एग्जांपल दिखाया हो, वो भी सही है, हमारे फिजिक्स की किताबों में ये लिखा है तो अपन ये लिख के चलेंगे, है ना, कोई इसमें गलती नहीं है, निकल भी बोल देना। सो 56 मास नंबर पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आयरन की सबसे ज्यादा है, और कितनी आती है, दिस इज अराउंड 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन, इतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिलीज हुई है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक एक न्यूक्लियॉन से ज्यादा मास कम कन्वर्ट हुआ है, कम होकर कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमें इस ग्राफ से समझ में आ रहा है कि ये बहुत स्टेबल होता है, और उसके आसपास के दूसरे एलिमेंट भी स्टेबल है। बहुत लाइट न्यूक्लियाई वो भी अनस्टेबल है, बहुत हेवी न्यूक्लियाई वो भी अनस्टेबल है। बहुत लाइट न्यूक्लियाई जो होते हैं उनसे बाइंडिंग एनर्जी कम रिलीज हुई है, और हेवी न्यूक्लियाई से भी बाइंडिंग एनर्जी कम रिलीज हुई है। अच्छा, ये ग्राफ जितना मैंने झुका दिया इतना नहीं झुकता, ये थोड़ा फ्लैटर ही रहता है, ये काफी ऐसा कुछ रहता है, हाँ इस तरह का ग्राफ होता है। सो ये ग्राफ किसके बीच में बना है, ये समझ में आया क्या, किन दो क्वांटिटी के बीच का ग्राफ है, इसमें कोई डाउट? दिस इज ग्राफ फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी बाय मास नंबर। अपन ने जितने एलिमेंट्स थे जो भी हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकाली, उनके मास नंबर से उसे डिवाइड करा, तो बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर का जो रेशियो आया इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और फिर इसका कर्व बनाया हमने मास नंबर के साथ, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता थी, तो हर एक का मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनाया, पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाया, तो ऐसा आ गया। इससे हमको क्या क्या समझ में आ रहा है उस चीज पे आते हैं अपन। तो पहले तो ग्राफ समझ में आया कि किस पे बेस्ड है, खुशी बोल रहे हैं? यस सर। ओके बच्चों, चलिए अब इसमें इससे क्या क्या समझ में आ रहा है हमको ग्राफ से देखते हैं। ये जो ग्राफ है हमें बता रहा है कि जब ए बहुत छोटा है, मास नंबर बहुत छोटा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मतलब कि न्यूक्लियस जब बने हैं छोटे छोटे उनमें ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हुई, जो मिड वेट न्यूक्लियस है उनमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। और इनसे अगर मिड वेट न्यूक्लियस बनाएंगे तो और एनर्जी रिलीज होने के चांस है, और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे पर न्यूक्लियस एनर्जी कम रिलीज हुई है या ज्यादा रिलीज हुई है, तो अपन लाइट लाइट न्यूक्लियस को इकट्ठा करके अगर मिड वेट न्यूक्लियस बनाए तो एनर्जी रिलीज और हो जाएगी। समझ आ रही बात है? ज्यादा एनर्जी रिलीज, यही कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का। न्यूक्लियर फ्यूजन में यही चीज होती है, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, शायद ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम बना रहे थे, सन में होने वाली रिएक्शन, तो हाँ यही हो रहा है। ड्यूटेरियम लाइट न्यूक्लियस है, उससे थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस हीलियम बना रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां सिस्टम से। तो जब छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, बड़ा न्यूक्लियस बनता है, सो एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन। क्यों रिलीज होती है समझ में आ रहा है हमको, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ज्यादा है। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ, इससे एक और चीज समझ में आ रही है कि स्टार्स वगैरह में जैसे सन में जो हीलियम बन रहा है वो भी और दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी और रिलीज होगी, और अल्टीमेटली सब आयरन के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली जो भी वहां पे न्यूक्लियस है धीरे धीरे आयरन में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो ज्यादा स्टेबल है। वैसे अब देखिए बहुत हेवी जो न्यूक्लियस है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है, बहुत ज्यादा हेवी जो न्यूक्लियस है यस उनकी सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम है।
तो इन्हें तोड़कर अगर मिडवेट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करो, काफी बड़े न्यूक्लियाई को तोड़ो और छोटे मतलब मिडवेट न्यूक्लियाई बना लो, तो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। तो दिस एक्सप्लेन्स कि न्यूक्लियर फिशन में जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है और थोड़े मिडवेट न्यूक्लियस बनते हैं, जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियर फिशन होता है, वहां एनर्जी क्यों रिलीज होती है, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। आ रहा है? न्यूक्लियर फिशन में एनर्जी रिलीज होती है, ये चीज क्लियर हो रही है यहाँ पर। ठीक है, दिस कर्व gives me a lot of information about the nuclear fission, nuclear fusion reactions, वो होती क्यों है, उनसे एनर्जी क्यों रिलीज होती है, ये पता चल रहा है। which nuclei are more stable, ये पता चल रहा है। ठीक है, और उसमें छोटी सी चीज यहाँ देखना, शुरू में एक किंग की जैसा दिखाया था, देयर वाज अ किंग इन ग्राफ। ये किंग क्यों आया, यहाँ पे आता है हीलियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो छोटे-छोटे न्यूक्लियाई में जो हीलियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ठीक-ठाक सफिशिएंट होती है। ठीक है, उसका जो अगला न्यूक्लियाई है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी नहीं है जितनी हीलियम की है। समझ रहे हो ये बात? यस सर। ना, ये पॉइंट हमें हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में अल्फा डीके। अल्फा डीके जब होता है तो न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो मुझसे लोग आर्ग्यू करते हैं, बच्चे पूछते हैं कि अल्फा क्यों निकलता है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं होता कि ड्यूटेरियम निकल जाए, ट्रिटियम निकले न्यूक्लियस के अंदर से लिथियम निकले, बोरॉन निकले, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो रीजन सेम, कंपेयर टू जो स्मॉल न्यूक्लियाई है उनमें कंपेयर करो तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हुआ, उसके निकलने से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, इसलिए अल्फा डीके प्रोबेबल हो जाता है, बाकी डीके प्रोबेबल नहीं हो पाते। समझे? यस सर। वेरी गुड। ओके, तो हमने कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर पढ़ा, इसके रिलेटेड थ्योरी वगैरह पढ़ी है ना, सब चीजें क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने पढ़ लिया। यहाँ पर एक और चीज मैंने बताई थी आपको, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन रिएक्शन के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर बढ़ती है तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है। बाइंडिंग एनर्जी एक तरह से एंथैल्पी फॉर्मेशन जैसी चीज थी। रिएक्शन जब होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो कुछ न्यूक्लियाई मिलके दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में हमें हर एक एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी दे दे या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दे, तो भी हम रिएक्शन की Q वैल्यू निकाल सकते हैं हर एलिमेंट की। जैसे एग्जांपल के लिए, अब मैं नए पॉइंट पे आ गया हूं, कोई एलिमेंट था, कोई न्यूक्लियाई था A, दूसरा था B, मिलकर बना रहे हैं C, और सपोज DP बन रहा है। एग्जांपल के लिए मान लिया A और B कोई न्यूक्लियाई है, मिलकर CD कोई न्यूक्लियाई बना रहे हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लिया मैंने, और इन सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी सबके पता है। ठीक है, हमसे पूछ लिया रिएक्शन की एनर्जी कितनी रिलीज होगी, Q वैल्यू कितनी आएगी वो बताओ। Q वैल्यू रिएक्शन की पता करना है। ठीक है, Q वैल्यू पता करना है, कैसे करें? इन सब की हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, कैसे करें? इन सब की हमें Q वैल्यू निकालना है और सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पता है, कैसे करें? मैंने हिंट दी थी आपको, बाइंडिंग एनर्जी इज लाइक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको केमिस्ट्री में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी जाती है और आपको रिएक्शन की एंथैल्पी पूछी जाए तो क्या करते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, ऐसे करते ना? यस सर। बस वही करना है हमें। तो रिएक्शन की Q वैल्यू जब निकालना हो वो आ जाएगी इनकी बाइंडिंग एनर्जी Pe मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो Q वैल्यू। अब ये बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट एनर्जी होती है, इसको मास डिफेक्ट जैसा मत सोचना, इनटू c स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस इज ऑलरेडी एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? अगर बाइंडिंग एनर्जी दे दी हो इनकी डायरेक्ट तो अच्छी बात है, नहीं दी हो तो कभी-कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं वो लोग, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे देते हैं, पर न्यूक्लियन के बाइंडिंग एनर्जी को देते हैं, तो हमें इनका फिर न्यूक्लियन का नंबर दिखना पड़ेगा, इनके मास नंबर दिखना पड़ेंगे। यहाँ क्या क्या
ठीक है, तो मास नंबर इनटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो भी दी है वो मल्टीप्लाई करो तो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी वैसे कैलकुलेट कर लेना, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है उससे फिर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप अगर सॉल्व करेंगे बीबी1 में ही है ऐसे क्वेश्चंस। बिल्कुल सही प्रवीण, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? किस तरह के क्वेश्चन का मैंने जिक्र करा, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्यू वैल्यू क्या आते हैं, वो सब हमने डिस्कस करा। क्यू वैल्यू से एक क्वेश्चन हमें पता चलती है कि रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई, एज वेल एज ये भी पता चलता है कि रिएक्शंस अपने आप हो सकती है कि नहीं। मतलब कुछ अगर हमारे पास न्यूक्लियाई है वो दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के, तो रिएक्शन में डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होगी। अगर रिएक्शन की एनर्जी रिलीज हो रही है जो नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए। रिएक्शन की एनर्जी अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगी। सही बात है? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन हमको, है ना? प्रयांशु पूछ रहा है ये नया चैप्टर है क्या? नहीं बेटा, ये मैं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की थ्योरी बता रहा हूँ आपको। ऐसे क्वेश्चन आया तो ये होता है, वैसे क्वेश्चन को ये करना है, मैं सब बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरीज के पॉइंट है वो सब बता रहा हूँ आपको। सो आपको अभी बताया मैंने कि हमें ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे जिससे पूछेंगे कि रिएक्शन हो सकती है कि नहीं, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। तो वो कैसे चेक करेंगे? रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालेंगे। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन की क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन नहीं हो सकती। समझे? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऐसी रिएक्शन को होने के लिए फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करना पड़ेगी जिसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको किसी तरीके से एनर्जी देना पड़ जाएगी। समझ में आया लॉजिक? यस सर। वेरी गुड। सो अब है ना, मैंने इतनी चीजें बता दी, आई थिंक ये BB1 पूरा कर सकते हो, है ना? मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह सब बता दिया है, क्यू वैल्यू, आई थिंक सारी चीजें इतनी कवर हो गई है। एक छोटी चीज छोड़ के, न्यूक्लियर रिएक्शंस, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिशन क्या है? तो न्यूक्लियर फिशन ये पढ़ा है क्या आपने, सुना है क्या न्यूक्लियर फिशन? पहले न्यूक्लियर फिशन यूरेनियम का न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होती है, पूरा थ्योरी है बच्चों। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है पूरा आपको कंप्लीटली थ्योरी पढ़ना है, नहीं पढ़ा है? चलो तो हाँ, मैं काम करता हूँ, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसको अपन है ना, मैं मॉड्यूल शेयर करता हूँ, मॉड्यूल से पढ़ लेते हैं, है ना? ज्यादा बेटर रहेगा। एक एक थ्योरी का पॉइंट लिखा हो तो टाइम बहुत जाएगा, उससे अच्छा अपन पूरा मॉड्यूल से कवर करते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके बच्चों, तो देखिए मैंने आपको अपना जो मॉड्यूल है वो शेयर करा है। मॉड्यूल इसलिए क्योंकि सबके पास होगा, बुक से भी पढ़ सकते थे अपन, पर बुक हो सकता है सबका अलग अलग हो। तो एनसीईआरटी में क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी होती है, इसमें क्या कंसाइज फॉर्म में सारी चीज मिल जाएगी आपको। तो ये शुरू की चीजें तो हम कवर कर चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ, शेप ऑफ न्यूक्लियस वगैरह कैसा होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये सब चीज अपनी कवर हो चुकी है। ठीक है, तो इससे अपन आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बातें भी अपन ने कर ली, अलग अलग आइसोटोप, आइसोमास, इनके एग्जांपल भी अपन ने देख लिए थे, है ना? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अपन ने बातें करी थी। बाइंडिंग एनर्जी अपन ने आज और कल में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्यू वैल्यू क्या होती है इसके क्वेश्चन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। न्यूक्लियर कोलिजन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियस में अपन ने ये रिएक्शन आज ही देखी है, ए पार्ट एक्स पर ए पार्टिकल आया, वाई बना, पी बना, है ना? चलो, इसका मुझे बताना था बेसिकली न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के बारे में, इसलिए अपन ने मॉड्यूल खोला था। तो इस पर आ जाते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन पहले स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच हेवी न्यूक्लियाई ब्रेक्स एंड कन्वर्ट्स इनटू मिडवेट न्यूक्लियाई। कोई हेवी न्यूक्लियाई जो है जिसकी मास नंबर बहुत ज्यादा है, वो क्या होता है दूसरे न्यूक्लियाई में, मिडवेट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। इन दिस प्रोसेस देखो यहाँ पे अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व में समझा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है, इसलिए स्टेबिलिटी गेन होती है, हेंस एनर्जी भी रिलीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा आती है प्रोडक्ट्स की, तो डेफिनेटली एनर्जी सिस्टम से रिलीज होती है, और वो एनर्जी अपन अपने काम में यूज कर सकते हैं। वी कैन हार्नेस दैट एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, एंड उस इलेक्ट्रिसिटी का अपन यूज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में असल में इसी तरह की चीजें हो रही है। न्यूक्लियर सबमरीन्स में इससे सबमरीन्स ड्राइव होती है, तो इस एनर्जी को अपन काफी जगह यूज करते हैं। नाउ
व्हाट इज द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन? न्यूक्लियर फिशन कई एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई के करवाने पड़ते हैं, उनमें हमें ना कुछ पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल वो फिर ब्रेक होने लगते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ भी है। इफ यू रीड हियर, अब देखिएगा वहां पे, न्यूक्लियर फिशन इज डन बाय अटैक ऑफ अ पार्टिकल व्हिच स्प्लिट्स अ हेवी न्यूक्लियस। जनरली हेवी न्यूक्लियस जिनका न्यूक्लियर फिशन होता है उनका मास नंबर 230 से ज्यादा है, इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। कोई हेवी न्यूक्लियाई ए था जिससे कोई पार्टिकल आया, पार्टिकल को फिलहाल पी लेटर से डेजिग्नेट करा है, इससे बना कोई एक्साइटेड न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जिसने पी पार्टिकल को अब्सॉर्ब कर लिया तो वो एक्साइटेड हो गया, and this excited nucleus is converted into B and C and some energy is released. That energy is written here as Q. कुछ Q value reaction की लिखी गई है यहाँ पे। In 1938, Hahn and Strassman performed the first fission of nucleus U-235. सबसे पहले 1938 में डिस्कवर हो चुका था ये, तो करीब 80 इयर्स पहले हो चुका है बच्चों, है ना? बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है आज के हिसाब से देखें तो। When U-235 is bombarded by a neutron, it splits into two fragments and 2 or 3 secondary neutrons are released, and about 200 mega electron volt per fission energy is released. एक अकेले न्यूक्लियस में से जब वो ब्रेक हो रहा था तो करीब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। कंसीडरिंग कि उसका मास बहुत छोटा है सिंगल न्यूक्लियस का, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप 1 केजी न्यूक्लियस को कन्वर्ट करने की सोचोगे ना तो बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाएगा, बहुत बड़ी एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है। ठीक है, चलो फिर आगे हमको क्या बताया है, द फ्रेगमेंट्स आर अनसर्टन। ये बहुत काम की लाइन है बच्चों। U-238 से जो डीके होकर जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना वो फिक्स नहीं होते, वो अनसर्टन है ना, कभी क्या बनते तो ये अनसर्टन है। ठीक है, बट ईच टाइम द एनर्जी रिलीज इज ऑलमोस्ट द सेम। द पॉसिबल रिएक्शन, देखो एक पॉसिबल रिएक्शन ये लिखी है, दूसरी पॉसिबल रिएक्शन ये लिखी है। पहली पॉसिबल रिएक्शन में क्या बना है, Ba और Kr, दूसरे में xenon और स्ट्रोंशियम। सो दोनों में देख ही रहे हो आपकी अलग-अलग न्यूक्लियाई बने हैं। सो प्रोडक्ट अनसर्टेन है, क्या बनेंगे ये कंफर्म नहीं है। पहली रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन दिखा है, दूसरे में 2 न्यूट्रॉन दिखा है, तो न्यूट्रॉन का नंबर भी कभी 2 कभी 3 निकलता है। समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, वेरी गुड। सो और ये भी लिखा है देखो, एंड मेनी मोर अदर रिएक्शंस आर पॉसिबल। सिर्फ ये दो नहीं है, और भी रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ तो 2 एग्जांपल दिए गए, तो कई सारी रिएक्शन और भी इस तरह की हो सकती है, मतलब कि 2 या 3 न्यूट्रॉन बने प्लस कुछ अलग-अलग एलिमेंट्स बने और लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है हर बार। द एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन, अब एवरेज करेंगे यार 2 कभी 3 तो 2.5 न्यूट्रॉन निकल रहे, ऐसा बोल सकते हैं। द न्यूक्लियर फिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग लिक्विड ड्रॉप मॉडल आल्सो। हमारे कोर्स में नहीं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, हमसे नहीं पूछेगा कोई भी, लेकिन कोई पूछे कैसे एक्सप्लेन करा जाता है तो एक मॉडल है, हाँ लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। The mass effect delta M is about 0.1% of the mass of fission nucleus. जो न्यूक्लियस फिशन हो रहा है U-238 है ना, U-235, उसके मास का लगभग 0.1% मास कम हो रहा है, इतना मास डिफेक्ट है। About 93% of released energy is appearing in the form of kinetic energy of products and 7% parts in form of gamma rays. हर न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये बच्चों ध्यान से सुनना, हर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो जितने हमारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुए हैं जो प्रोडक्ट्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। यहाँ एनर्जी का अपन ये नहीं बोल सकते कि हीट के फॉर्म में बन रहा है, बिकॉज हीट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे पार्टिकल हो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिसाइड होता है। कुछ पार्टिकल बन रहे हैं, कुछ छोटे-छोटे न्यूक्लियाई बने हैं, तो वो एनर्जी जो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, वही हीट एनर्जी है। तो जो भी Q वैल्यू प्रोड्यूस होती है ना रिएक्शंस में, वो नॉर्मली न्यूक्लियाई के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं होती है। जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होती है। कभी-कभी जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुए वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, तो वो जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फोटॉन भी इमिट करते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा एटम्स, आपने सुना क्या, मैंने बताया है आपको, एटम्स एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट आता है तो फोटॉन इमिट होता है। वैसे ही न्यूक्लियस की भी एक्साइटेड स्टेट होती है और ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो फोटॉन इमिट होता है, और उन्हीं फोटॉन्स को अपन गामा फोटॉन बोलते हैं। तो वही कहा इन लोगों ने भी यहाँ पर कि 93% एनर्जी जो रिलीज होती है ना वो मैक्सिमम टाइम किस नंबर होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्शन, और कुछ 7% एनर्जी रिएक्शन में बन रही है वो गामा रे के फॉर्म में रिलीज होती है। यहाँ से गामा रेज भी रिलीज हो सकती है।
हर न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रिलीज होने की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी यहाँ गामा रेस के फॉर्म में भी रिलीज होती है। क्या है, समझ में आया? वेरी गुड। चलो अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में बातें हैं अपनी नेक्स्ट। ये आपको 9th-10th में पढ़ाते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, ये शायद सुना हुआ होगा आपने, ठीक है। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, द इक्वेशन ऑफ फिशन U235 वो करीब करीब ये है, 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन बन रहे हैं और ये और U235 का डीके करा सकते हैं। एक यूरेनियम के डीके से 3 न्यूट्रॉन बने। अब यूरेनियम का डीके होने के लिए न्यूट्रॉन ही तो चाहिए। यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई तो वो डीके हुआ, उसका न्यूक्लियर फिशन हुआ। एक यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करी तो वो फिशन हुआ। अब वो जो यूरेनियम टूटा उसने 3 न्यूट्रॉन बना दिए। ये 3 न्यूट्रॉन वो दूसरे 3 यूरेनियम को तोड़ सकते हैं, उनका डीके करा सकते हैं, उनको फिशन करा सकते हैं। सही बात है क्या? खुशी बोल रही है यस। सो इन 3 जो न्यूट्रॉन ने दूसरे 3 यूरेनियम का डीके कराया, उससे हर न्यूक्लियस से 3-3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 3-3-3 करके 9 हो जाएंगे। तो 9 और फर्दर 9 का डीके कराएंगे, तो ऐसा आप करते जाओ ना तो खूब सारे न्यूक्लियस एक समय में टूटने लग जाएंगे, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज होने लगेगी। इसी बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो ये लिखा है यहाँ पे, these 3 neutrons may cause other 3 U235 to decay and give 9 neutron, which in turn may cause 9 more fission of U235 and so on. So there is a continuous nuclear chain reaction would start. ऐसा हो सकता है, तो इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मतलब एक से दूसरा बनना, दूसरे से फिर तीसरा, तीसरे से और कंटिन्यूस बनते हैं, चेन रिएक्शन। If there is no control, ध्यान से देखिए, if there is no control on the chain reaction, in short time 10⁻⁶ सेकंड में ऐसा हो जाता है कि huge amount of energy will be released. This is the principle of atomic bomb. Atomic bomb में ये होता है, बहुत छोटे टाइम में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ ब्रेक होने लगते हैं और खूब सारी एनर्जी एक साथ रिलीज होती है और वो एनर्जी एक साथ बाहर आती है तो हमको बॉम्ब, बस, ठीक है। चेन इज कंट्रोल्ड, देन प्रोड्यूस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर द पीसफुल पर्पस। चेन को अगर कंट्रोल कर ले तो पीसफुल पर्पस के लिए अपन एनर्जी को लगातार बनवा सकते हैं इससे। फॉर इलस्ट्रेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन फिशन आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऐसे है जहां इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना, अपन इंडिया में भी सुना होगा। मुझे ऐसा याद है, रावत भाटा जगह है कोटा के पास, वहां पर ऐसे ही रावत भाटा में न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां से न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है। आपने भी कुछ सुना हो तो बता सकते हो, तो पता है आपको? यस सर, पता है ऐसा? यस सर, 10th में सुना था। अरे रावत भाटा के अलावा कोई दूसरा न्यूक्लियर प्लांट पता है आपको इंडिया का? हाँ, त्रिलोक बता रहा है, चेर्नोबाइल है ना। चेर्नोबाइल एक हादसा हुआ था रशिया में, है ना, आई थिंक रशिया ही था उस समय का, यूएसएसआर था बेसिकली वो, वहां पे हादसा हुआ था कुछ न्यूक्लियर, नहीं चेर्नोबाइल यूएस में थोड़ी, मुझे ऐसा याद है यूएसएसआर में था, है ना। चलो बाकी अपने इंडिया का पूछा मैंने तो थोड़ा सर्च करना, है ना, बाहर का तो याद है, इंडिया का भी ढूंढना, ठीक है। प्रियांशु बता रहा तारापुर में, बिल्कुल सही है ना, और ढूंढना, मुझे भी बताना, ठीक है, बताना डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में। नरोरा कलकप्पम। हाँ क्या बोल रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल यूरेनियम क्या होता है? नेचुरल यूरेनियम में U235 बहुत कम होता है और U238 ज्यादा होता है। तो नेचुरल यूरेनियम में U238 जो है ना वो है बहुत सारा, U238, और वो थोड़ी फिशन होता है। तो U235 का फिशन होता है। U235 is easily fissionable by slow neutron or thermal neutron having kinetic energy of the order of 0.03 electron volt, but U238 is fissionable with fast neutron only. तो नेचुरल यूरेनियम में U235 बहुत कम होता है, इसलिए उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा एनरिच करते हैं। A chain reaction in natural uranium can't occur. To improve the quality, percentage of U235 is increased to 3%. पहले वहां पे 0.7% था बस, उसको 3% तक बढ़ाना पड़ता है। The proposed विद्या processed होना चाहिए। The processed uranium is called enriched uranium. Enrich कर दिया यूरेनियम को, मतलब कि उसमें से यूरेनियम U235 का परसेंटेज बढ़ा दिया, तो इसे कहते हैं enriched uranium। चलो, लॉसेस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन, जो एक U235 से 3 न्यूट्रॉन बन रहे थे या 2 बन रहे थे, वो लॉस भी हो जाते हैं।
ऐसा नहीं कि वो हर बार U235 का डीके करा देंगे, कुछ लॉस भी हो जाते हैं, ठीक है। प्रियांशु ने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, प्रियांशु वेरी गुड। लॉसेस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन, लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन फ्रॉम द सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूट्रॉन बने बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के बन रहे होते हैं, तो कुछ न्यूट्रॉन बिना दूसरे यूरेनियम को ब्रेक करे सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, उनके पास खूब एनर्जी है, और U235 को ब्रेक करने के लिए न्यूट्रॉन के पास एनर्जी कम होना चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी का न्यूट्रॉन U235 को ब्रेक नहीं कर पाता, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा ज्यादा एनर्जी लेके, तो एस्केप हो जाते हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन बाय U238 भी होता है, which is not fissionable by the secondary neutron। जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन बन रहे हैं उनमें से कुछ न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब भी कर लेता है U238 जो ज्यादा अमाउंट में था, तो उसकी वजह से भी कई बार न्यूट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। चलो अब देखो, मैं कुछ चीजें तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दी है, कुछ चीजें अभी भी बाकी है पढ़ना, लेकिन अपना क्लास का एक्चुअली का टाइम हो रहा है ना, तो अपन एक काम करते हैं, ये सब चीज आप कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे। क्रिटिकल मास, रिप्रोडक्शन फैक्टर, ये चीज बची है। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, ये यहां तक आपको समझना है। फिर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक टाइप ऑफ रिएक्टर है, वो क्या होता है वो हमको समझना है ना। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है, और सन में होने वाली रिएक्शंस वगैरह कुछ इसमें लिखी नहीं है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में दिए बच्चों, वो जरूर देखना है, सन में क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। इतनी चीजें अपनी बची है, ये बची है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। वैसे भी थ्योरी है, ये मैं आपको समझा रहा था, तो आप एक बार पढ़िएगा, उसमें जो भी दिक्कत आए वो आप पूछ लीजिएगा, तो BB 6 तक आप करके ला सकते हो, समझे? यस सर। ठीक है, तो मैं शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ ये, ओके। तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, BB 6 का जो बिगिनर बॉक्स है वो पूरा करके लाना है, ठीक है। अपना न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर चल रहा है, इसका एक पोर्शन अभी हुआ है। इस चैप्टर को अपन देखें तो 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोर्शन जो अभी तक हो चुका है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बातें, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बातें, फ्यूजन फिशन क्या होता है, ये सारी चीजें फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकंड पोर्शन हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है ये समझेंगे, रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस में क्या क्या होता है ये समझेंगे, उसकी क्यू वैल्यूज क्या होती है समझेंगे, और लास्ट पोर्शन होगा अपना स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि भैया न्यूक्लियर जो स्टैटिस्टिकल मतलब रेडियो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है उसमें न्यूक्लियस का नंबर किस तरह से कम होता जाता है टाइम के साथ। तो अपने 3 पोर्शन में से एक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास से अपन सेकंड पोर्शन चालू करेंगे, और बिगिनर बॉक्स आपको करके लाना है, प्लस थ्योरी जो बची हुई है पढ़ के लाना है। करके आ जाओगे? यस सर। सर ये इस हफ्ते हो जाएगा क्या? इस हफ्ते हो जाएगा क्या, अपन कोशिश करते हैं, देखेंगे। पूरा इसका सेमीकंडक्टर बचा अपना, सिलेबस थोड़ी होगा पूरा। नहीं सर, मैं ये चैप्टर बोल रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स।